हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आप कितना कमाते हो इससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि आप कितना बचाते हो, और उससे भी ज़्यादा ये मायने रखता है कि आप उन बचाए पैसे को कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करते हो। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ से आप इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न्स हासिल कर सको। इन्फ्लेशन महंगाई होती है और महंगाई की वजह से दिन प्रतिदिन हमारे पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। इसको ऐसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास आज 1000 रुपये हैं और उनसे आप कुछ खरीदना चाहते हो, लेकिन आपने उसे आज नहीं खरीदा और 2 साल बाद आप उसको खरीदने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आप 2 साल बाद उसको खरीदने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी कीमत अब 1000 रुपये नहीं बल्कि उससे ज़्यादा हो गई है। आपका 1000 रुपये अभी भी 1000 रुपया है, लेकिन उसके खरीदने की क्षमता घट गई है। अब 1000 रुपये में वो चीज़ नहीं खरीद पाएगा जो वो 2 साल पहले खरीद सकता था। तो महंगाई ऐसे हमारे पैसे की वैल्यू को कम कर देती है। तो हमें इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ वो महंगाई को हरा सके, तब जाके हमारे पैसे की वो वैल्यू बनी रहती है या फिर वो उससे ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास उपलब्ध हैं जहां पे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उन ऑप्शंस में से कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो हमारे पैसे को इन्फ्लेशन से ज़्यादा गति से बढ़ा सकती है। वैसे तो इन्वेस्ट करने के कई ऑप्शंस हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं उन्हीं ऑप्शंस की बात करूँगा जिसमें मैं और आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास उपलब्ध हैं। पहला ऑप्शन जो हमारे पास रहता है वो है सेविंग्स अकाउंट, बैंक्स की सेविंग्स अकाउंट, जहाँ पे हम अपने पैसे को रख सकते हैं। इस अकाउंट्स पे नॉर्मली हमें 2.5 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है, और देखा जाए तो भारत में इन्फ्लेशन का रेट 6 से 7% के बीच में रहता है। यानी कि क्लियर है कि सेविंग्स अकाउंट कभी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। तो क्या हमें सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखने चाहिए? हमें सेविंग्स अकाउंट पे उन्हीं पैसे को रखना चाहिए जिनकी हमें 1 या 2 महीने 3 महीने में ज़रूरत पड़ सकती है। उससे ज़्यादा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखना उस पैसे की वैल्यू को घटाने के समान हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास उपलब्ध है वो है बैंक में एफडी। जब हम बैंक के एफडी में पैसे रखते हैं तो उस पर हमें लगभग 6% से 6.5% के बीच का ब्याज मिलता है। ये इन्फ्लेशन के लगभग बराबर ही रहता है, तो इसमें भी हम इन्फ्लेशन को हरा नहीं पाते हैं। एफडी में हमें उन पैसों को रखना चाहिए जो हमें 1 साल या 2 साल के अंदर ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर जो हम इमरजेंसी फंड अपने लिए बनाते हैं उनको भी हमें एफडी में रखना चाहिए ताकि ज़रूरत के समय इसे हम आसानी से निकाल सकें। तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास उपलब्ध रहता है वो है पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना। पोस्ट ऑफिस की 2 स्कीम्स केवीपी और एनएससी काफ़ी पॉपुलर स्कीम्स हैं। इसमें भी हमें लगभग 7% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन के लगभग बराबर ही है या थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। लंबे समय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि केवीपी और एनएससी में नॉर्मली एक बड़ा लॉकिंग पीरियड होता है। तो उतने बड़े लॉकिंग पीरियड में जस्ट महंगाई के बराबर का रिटर्न हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जो महंगाई से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न हमें दे, तभी जाके इन द एंड हमें थोड़ा बेनिफिट होगा। और केवीपी एनएससी में एक परेशानी ये भी रहती है कि इन्हें जब हम अचानक से बंद करने जाते हैं तो इसमें कुछ दिन का समय लग जाता है, और एनएससी तो बंद भी नहीं होती पहले। इसलिए इन बातों को सोच के ही आपको केवीपी या एनएससी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आते हैं चौथे ऑप्शन पे जो हमारे पास उपलब्ध है। चौथा ऑप्शन है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। उन स्कीम्स में पैसा लगाना जिसको गवर्नमेंट बैक करती है। तो इसमें हमारे पास मेनली 3 ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है पीपीएफ। पीपीएफ अकाउंट में भी हमें लगभग 7% का इंटरेस्ट मिल जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। यानी कि अगर पोस्ट टैक्स रिटर्न की बात करें तो इसका रिटर्न लगभग 10% तक चला जाता है। अगर आपका टैक्स स्लैब 30% है तो इसमें इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपके 30% टैक्स को भी बचाता है, जिससे इसका रिटर्न लगभग 10% तक पहुंच जाता है। पीपीएफ में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ट्रिपल ई टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि इसमें लगाए हुआ पैसे पे भी आपको टैक्स बचता है, इस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी टैक्स बचता है, और जब इस पैसे को आप पूरी तरह से निकालते हो उस पर भी आपको कोई टैक्स देना नहीं होता है। ये पीपीएफ का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है।
पीपीएफ के बाद जो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल होता है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं के लिए काम में आता है जिनकी एक बेटी है और उसकी उम्र 10 साल से कम है, तभी आप सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवा सकते हो। इस योजना में भी टैक्स का पूरा बेनिफिट मिलता है और ये गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसी में होता है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 7.5% अभी वर्तमान में है और टैक्स का बेनिफिट इसमें मिलता है, तो ये पीपीएफ से भी बेहतर ऑप्शन हो जाता है। और एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वो है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। इसका बेनिफिट सिर्फ सीनियर सिटीजन लोगों को मिलता है। इसमें ये भी टैक्स एग्जेम्प्ट होता है और इसमें भी रिटर्न पीपीएफ से ज़्यादा लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना से थोड़ा कम होता है। अब चलते हैं 5वें ऑप्शन की तरफ जो हमारे पास उपलब्ध है और जिसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, गोल्ड। गोल्ड में किया हुआ इन्वेस्टमेंट हमें लगभग 9-10% या 11% की भी रिटर्न दे सकती है, लेकिन गोल्ड के जिस फॉर्म में इंडियंस इन्वेस्ट करते हैं वो एक बेहतर इन्वेस्टमेंट कतई नहीं है। हम भारतीय सबसे ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं और गोल्ड ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेज, जीएसटी वगैरह बहुत तरह के ऐसे कॉस्ट आ जाते हैं जिन्हें जब हम बेचने जाते हैं तो हमें उसका कोई वैल्यू नहीं मिलती है और इन द एंड हम गोल्ड पे कोई रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर आप गोल्ड पे एज ए ज्वेलरी इन्वेस्ट करते हो तो वो एक बेहतर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर आप गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड ईटीएफ इस सब में इन्वेस्ट करते हो तो गोल्ड आपके लिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाने वाला सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसमें इन्वेस्ट करके आप गोल्ड के द्वारा दी जाने वाली रिटर्न्स के साथ साथ 2.5% का इंटरेस्ट का भी बेनिफिट मिल जाता है। अब आते हैं 6ठे नंबर के ऑप्शंस पे जिसमें हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो है रियल इस्टेट। ये भी एक काफ़ी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। हिस्टोरिकली इसने भी बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले कुछ समय में प्रॉपर्टी के वैल्यू इतनी तेज़ी से बढ़े हैं कि फ्यूचर में भी ये उतना ही बेहतरीन रिटर्न दे पाएगा, इस पर एक क्वेश्चन मार्क्स ज़रूर लगा हुआ रहता है। लेकिन रियल इस्टेट एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो इसने भी 10% का रिटर्न दिया है जो कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा ही है। लेकिन रियल इस्टेट के अपने लफड़े होते हैं, तो आपको उन सब चीज़ों को सोचकर ही रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और रियल इस्टेट का एक कमी ये भी है कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक लंप सम बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप छोटे अमाउंट इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। अब चलते हैं 7वें और आखिरी ऑप्शन की तरफ जो है इक्विटी और शेयर मार्केट। दिस इज माई पर्सनल फेवरेट कैटेगरी। इसने आज तक सबसे बेहतरीन ढंग से इन्फ्लेशन को बीट किया है और फ्यूचर में भी ये इन्फ्लेशन को बीट करेगा, इस बात की भी लगभग गारंटी है। लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करने का जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है वो शेयर मार्केट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट ही है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन 5 साल, 10 साल या उससे भी ज़्यादा समय के लिए है तो आपको इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे ज़रूर भरोसा करना चाहिए। लंबे समय में ये इन्फ्लेशन को ज़रूर हराएगा, लेकिन इसमें भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको शेयर मार्केट के बारे में अच्छी से जानकारी ले लेना चाहिए, क्योंकि जितनों को इसने आबाद किया है उससे कहीं ज़्यादा को इसने बर्बाद भी किया है। इसलिए शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क तो है, इसलिए इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले इसके रिस्क की जानकारी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पे हो। मैं जल्दी एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं इस बात के बारे में बात करूंगा कि कैसे आप शेयर मार्केट में बिना बहुत ज़्यादा जानकारी के आसानी से सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करके इन्फ्लेशन को हरा सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट करें और मुझे सपोर्ट, प्यार और ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।